नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की ज्योग्राफी। 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भारत का अपवातंत्र। आज पढ़ेंगे हम भारतीय मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत का मानसून है पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है। भारत की अधिकांशतः नदियां वर्षा पर आधारित है या वर्षा पर निर्धारित करती है कि ये बारहमासी है या समसामयिकी है, या मतलब अल्प समय बहने वाली है। मानसूनी पवनें, इन्हें मौसमी पवनें भी कहा जाता है। 6 माह स्थल से जल की ओर चलती है और 6 माह जल से स्थल की ओर चलती है। कौन सी मानसूनी पवनें? जो 6 माह स्थल से जल की ओर और 6 माह जल से स्थल की ओर चलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। गिम्बेलिन मानसून मतलब भारत का जो पूरी अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और जो कृषि है वो किस पे आधारित है? मानसून पर। भारतीय जलवायु को लेकर महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं। भारतीय जलवायु या भारतीय मानसून को लेकर एक है संस्थापित परिकल्पना, दूसरी है अंत उष्ण कटिबंधीय परिकल्पना, तीसरी है स्पेट की चक्रवातीय परिकल्पना, चौथा है जेट स्ट्रीम की परिकल्पना और पांचवी है अल नीनो या ला नीनो परिकल्पना। पहली है संस्थापित परिकल्पना। इसकी अवधारणा है कि स्थल, जो इसकी संस्थापित परिकल्पना है, ये दो बातों पर निर्धारित करती है। एक तो स्थल और जल के वितरण पे, और दूसरा है ताप ग्रहण और मुक्ति पर, मतलब कितना टेम्परेचर ग्रहण किया जा रहा है और कितना वितरित किया जा रहा है। स्थलीय भाग, जो स्थलीय भाग है वो जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म और ठंडे होते हैं। मतलब जो सौर ऊर्जा होती है, सौर विकिरणें होती है, उनको ग्रहण करने में जल्दी ग्रहण करते हैं। और क्या होता है, जो स्थलीय भाग होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे भी जल्दी होते हैं, जबकि जो जलीय भाग होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग जल्दी गर्म और ठंडे होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जिससे ये अपना भारत है दोस्तों। तो इसमें स्थलीय भाग में क्या है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। और जो ये हिंद महासागर है, इसमें उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, अतः पवनें निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। पवनों की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। समुद्री समीर भी बोलते हैं इसे। पवनों की प्रकृति कैसी होती है? समुद्र से प्रभावित होने के कारण ये आर्द्र और नम पवनें होती है और व्यापक वर्षा करने वाली पवनें होती है। शीत ऋतु में जलीय भाग देर से गर्म और ठंडे होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। जो शीत ऋतु होती है दोस्तों, उसमें जलीय भाग है कम या कम सौर ऊर्जा, या मतलब सर्दियों में जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चमकता है, अतः जो कर्क रेखा वाला भाग है वहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए वो सागरीय भाग क्या होते हैं, देर से गर्म और देर से ठंडे होने के कारण वहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। और जो पवनें हैं वो क्या होता है दोस्तों, स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर गमन करती है, इसे स्थल समीर भी बोलते हैं। इन पवनों की प्रकृति स्थलीय भाग से प्रभावित होने के कारण कैसी होती है? शुष्क, ठंडी और सामान्यतः बिना वर्षा या कम वर्षा वाली होती है। कौन सी पवनें? शीत ऋतु। ऋतुओं के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के कारण ही ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन की उत्पत्ति होती है। मतलब जो ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये जलवायु परिस्थितियों या परिवर्तन के कारण होती है। वाताग्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाताग्र किसे कहते हैं? वाताग्र एक शब्द है दोस्तों, जो दो भिन्न गुणों वाली हवाओं के मध्य का क्षेत्र होता है। जैसे एक गर्म है और दूसरी ठंडी है, तो उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडी पवनें हैं वो अपनी गुणधर्म को परिवर्तन करने का विरोध करती है, यानी वो ठंडी ही रहना चाहती है, और गर्म पवन अपना जो गुणधर्म है उसे बदलने के लिए विरोध करती है, मतलब वो भी गर्म रहना चाहती है। इसलिए दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे वाताग्र कहते हैं। यहीं से चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाताग्र या सीमाग्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। जब दो विपरीत स्वभाव वाली, जैसे ठंडी और गर्म हवाएं आकर मिलती है, तो वे तापमान या आर्द्रता संबंधी अपनी पहचान बनाए रखने की लगातार कोशिश करती है। जैसे गर्म धाराएं हैं दोस्तों, तो वो आर्द्र होती है। माना कि जो गर्म धाराएं हैं वो आर्द्र होती है और जो ठंडी हवाएं हैं वो शुष्क है। तो वो दोनों जब एक ही जगह मिलेगी, जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर यूरोप है, ये यूरोप है दोस्तों, ये भूमध्य सागर है, और नीचे है अफ्रीका। जो अफ्रीका से हवाएं आ रही है वो कैसी होगी? गर्म। और जो यूरोप से आ रही है वो कैसी होगी? ठंडी हवाएं। जब दोस्तों ठंडी हवाएं यूरोप में आएगी, यूरोप से नीचे की तरफ चलेगी, और जो गर्म हवाएं हैं अफ्रीका से ऊपर की ओर चलेगी। यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब क्षेत्र है,
तो ये गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्र हो जाएगी, क्योंकि ये अपने साथ यहाँ से जल लेकर चलेगी, और जो ठंडी हवाओं से टकराएगी दोस्तों, तो ठंडी हवाएं गर्म हवाओं का विरोध करेगी। ठंडी हवाएं शुष्क ही रहना चाहती है और ठंडी ही रहना चाहेगी, जबकि जो गर्म हवा है वो गर्म ही रहना चाहेगी और आर्द्र ही रहना चाहेगी। इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है, जो पट्टी होती है, उसे ही वाताग्र कहा जाता है। जब दो भिन्न गुणों वाली वायुरसें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वो अपने आप ही आपस में नहीं मिल पाती, अपितु काफी समय तक परस्पर अलग रहती है। बेलियर का कहना है कि जिस सतह या रेखा के सारी वायुराशियां पृथक रहती है उसे वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। जलवायु विज्ञान में वाताग्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये मौसम की विशिष्ट दशाओं को जन्म देते हैं, जिन्हें हम चक्रवात प्रतिचक्रवात कहते हैं। इसलिए वाताग्र को ही चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना भी कहते हैं। जैसे दोस्तों, यदि गर्म हवा की मात्रा अधिक है तो यहाँ से क्या है, चक्रवात की उत्पत्ति होगी, क्योंकि यह निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा और चक्रवात पैदा होंगे। यदि ठंडी हवा की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ प्रतिचक्रवात उत्पन्न होंगे, जो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो वाताग्र है उसे ही चक्रवातों में प्रतिचक्रवातों का पालना कहते हैं। दूसरी परिकल्पना है अंत उष्ण कटिबंधीय परिकल्पना। इसे फ्लोन की परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोन ने दी थी। ये ICTZ के ऊपर आधारित है, हम इसे पढ़ेंगे अब आगे। फ्लोन ने बताया कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों को मिलने से वाताग्र उत्पन्न होते हैं। जैसे दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उत्तर में स्थित है, मतलब नॉर्थ में स्थित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो 30 से 35 डिग्री के मध्य स्थित है, और ये दक्षिण में स्थित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो 30 से 35 डिग्री के मध्य स्थित है, और यह है भूमध्य रेखा। जो व्यापारिक पवनें हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। जब ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा पर दोनों दोनों पवनें आपस में टकराती है और एक दूसरे की गति का विरोध करती है, मतलब एक दूसरे की जो गति है या स्पीड है उसका विरोध करती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर या डोलड्रम पेटी पर क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न वायुदाब के क्षेत्र के कारण यहाँ क्या है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं चक्रवातों के कारण क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है। क्योंकि भूमध्य रेखा के पास नमी का क्षेत्र होता है, यहाँ अत्यधिक नमी के कारण जो हवाएं हैं वो आर्द्रता ग्रहण करके स्थलीय भाग की ओर चलती है, और वहाँ क्या है, घनघोर वर्षा करती है। इसलिए जो चक्रवात है वही मानसून की जननी कहलाते हैं। इसके उत्पन्न होने से चक्रवात भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में वर्षा करते हैं। ITCZ दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसे ही ITCZ कहते हैं। पृथ्वी पर जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत अर्थात सीधी पड़ती हैं वहां ITCZ का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों, ये पृथ्वी है, जब सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे अपनी लंबवत किरणें या सीधी किरणें पटकता है तो वहां पे ITCZ का निर्माण होता है। इसलिए इस क्षेत्र में घनघोर वर्षा होती है। ये कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को, तो ITCZ का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर की ओर, क्योंकि ये यहाँ पे स्थित हो जाता है, इसलिए कर्क रेखा वाले भाग में घनघोर वर्षा होती है। और 21 दिसंबर को कहाँ पे चमकता है, ये मकर रेखा पर चमकता है दोस्तों। इसलिए 21 दिसंबर या दिसंबर के आसपास मकर रेखा या दक्षिणी भाग में घनघोर वर्षा होती है, क्योंकि ITCZ का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जहाँ जहाँ ITCZ की पट्टी बनेगी वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और वहाँ घनघोर वर्षा होगी। अब इस मैप में समझेंगे कि ICT क्या है दोस्तों। यह है भूमध्य रेखा। जब कर्क रेखा यहाँ पे स्थित है दोस्तों, कर्क रेखा, जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है अर्थात सीधा चमकता है, कब ये स्थिति कब होती है दोस्तों, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। अतः ICTZ का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, ICTZ का निर्माण होता है प्रायद्वीपीय भारत में। इस वक्त जो उत्तर से या उत्तरी गोलार्ध से दोस्तों, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इधर से आने वाली व्यापारिक पवनें क्या होती है दोस्तों, कमजोर हो जाती है, क्योंकि ICTZ के निर्माण के कारण यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, अतः इनकी गति कम हो जाती है। जबकि जो दक्षिण से आने वाली व्यापारिक पवनें दोस्तों, इनकी गति तेज हो जाती है, क्योंकि इधर उच्च वायुदाब होता है। तो कोरोलियस बल के कारण क्या है दोस्तों, व्यापारिक पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनों की गति कैसी है दोस्तों, उत्तर पश्चिम है। जब कोरोलियस बल के कारण ये क्या है, अपनी दाहिनी ओर घूमती है, तो इनकी दिशा कैसी हो जाती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। जब ये अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमते हैं दोस्तों, तो इसे
इसी वक्त भारत में क्या है दोस्तों, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है आईसीटी जेड के कारण। यहाँ पे आईसीटी जेड विकसित हो जाता है इस जगह। तो क्या है दोस्तों, यहाँ से जो समुद्र है यहाँ उच्च वायुदाब होता है और भारत में निम्न वायुदाब होता है। अतः पवनों की दिशा कैसे हो जाती है, भारतीय प्रायद्वीप की तरफ। और ये भारत के प्रायद्वीप की तरफ किस दिशा में होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। इसलिए इसे अपन को दक्षिण पश्चिम का मानसून बोलते हैं, क्योंकि जो पवनों की दिशा है वो कैसी होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, भारत की स्थिति के अनुसार। इसलिए भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब है दोस्तों फ्लोन की परिकल्पना। शीत ऋतु में यह वाताग्र दक्षिण की ओर खिसक जाता है तथा वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाने से भारत में इस समय उपोषण उच्च वायुदाब का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जब दोस्तों सूर्य शीत ऋतु में कहाँ चमकता है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो सूर्य शीत ऋतु में क्या है दोस्तों, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए आईसीटी जेड का निर्माण कहाँ हो जाता है, मकर रेखा पर। तो यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है। और जो दोस्तों ये वायुदाब पेटियां हैं ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसलिए भारत में क्या है उस समय उच्च वायुदाब हो जाता है। तो पवनें क्या है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। अतः इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, मतलब उत्तर पूर्वी की तरफ हवाएं बहने लगती है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, जो शीत ऋतु में चलता है। और ग्रीष्म ऋतु में कैसा चलता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इस प्रकार फ्लोन के अनुसार मानसूनी पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से न होकर ग्रहीय वायुक्रम के व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का प्रतीक है। दोस्तों फ्लोन महोदय का मानना है कि जो मौसम में परिवर्तन होता है वो केवल तापीय कारणों की वजह से भी नहीं होता। जो ग्रहीय पवने हैं और व्यापारिक पवने हैं इनका पुनर्स्थापन भी होने के कारण भी क्या होता है दोस्तों, मौसम परिवर्तन होता है। और ये व्यापारिक पवने जो मौसम है इनके पुनर्स्थापन का प्रतीक भी है। तीसरा है स्पेट की चक्रवायु परिकल्पना। स्पेट एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने बताया है कि मानसूनी पवने चक्रवातों की उत्पत्ति का परिणाम है। जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। दोस्तों जब यहाँ पे दोनों ही तरफ से आने वाली व्यापारिक पवनें टकराती है तो हमने ये जाना था कि जब दो पवनें टकराती है तो वो एक दूसरे में मिलने का विरोध करती है, मतलब एक दूसरे की गति का विरोध करती है, उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनका विरोध करती हैं। तो उनके बीच क्या है, वताग्र का निर्माण हो जाता है। जब वताग्र का निर्माण होता है दोस्तों तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वताग्र होते हैं वही चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की जननी है या इनका पालना है दोस्तों। इसलिए जब दो विपरीत गुणों वाली पवनें या विपरीत दिशा वाली पवनें टकराती है तो वहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं और वही क्या है दोस्तों, मानसूनी पवनें होती है और वहाँ से ही मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए चक्रवातों को मानसूनी पवनों की जननी बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वताग्र बनने की प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली होती है, क्योंकि दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, आईसीटी जेड का निर्माण हो जाता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण तथा समुद्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, उच्च वायुदाब के निर्माण होने के कारण पवनें अधिक गति से अधिक तेज गति से चलती है और समुद्र से आने के कारण अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करती है और इसी कारण महाद्वीपों में घनघोर वर्षा होती है। जबकि दोस्तों जब महाद्वीपों में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है तो पवनें समुद्र की ओर चलती है, किंतु महाद्वीपों से चलने के कारण उन्हें आर्द्रता नहीं मिलती है और वह शुष्क रूप से गति करती है। ये वताग्र महासागरों से वर्ष भरे पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। शीत ऋतु में ये वताग्र अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। जेट स्ट्रीम परिकल्पना। जेट स्ट्रीम परिकल्पना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिली थी। अमेरिकी सैनिक विमान जापान की ओर जाते समय पायलट ने हवाओं को अवरोधक के रूप में महसूस किया। जो अमेरिकी सैनिक विमान है दोस्तों ये एक क्षोभ सीमा में उड़ रहे थे, तब इन्होंने महसूस किया कि जो हवा है वो अवरोधक का काम कर रही है। क्षोभ मंडल के ऊपरी वर्तों में स्थितिज रूप से बहती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जैसे इस मैप में समझते हैं दोस्तों, इनकी जो दिशा है कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इस प्रकार इनका भाव होता है। जो पायलट थे दोस्तों वो इनके विपरीत विमान को उड़ा रहे थे, तब उन्होंने ये महसूस किया है कि जो जेट स्ट्रीम है ये इनके भाव के विपरीत है और वायुयान के उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है दोस्तों। जेट स्ट्रीम की दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है, दोनों ही गोलार्धों में। 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से ध्रुवों तक होता है। एक सर्पीली, सक्रिय और तेज गति वाली वायुधारा की एक पट्टी होती है। ये कैसी होती है दोस्तों, सक्रिय होती है और सर्पिलाकार आकार में गति करती है इस प्रकार, और तेज गति वाली वायु होती है।
पृथ्वी से लगातार चक्कर लगाती रहती है, मतलब ये हमेशा ही स्थायी पवन है जो पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाती है। इसकी चौड़ाई 40 से 160 किलोमीटर तक होती है। इसकी मोटाई 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक होती है और शीतकाल में अधिक होती है। शीतकाल में लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पवनें गति करती है। जेट स्ट्रीम गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं तथा सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ समझते हैं, जो जेट स्ट्रीम है, यदि सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा है यहाँ पे लगभग, तो जो जेट स्ट्रीम है वो ध्रुवों की ओर खिसक जाएंगे और जब ये भूमध्य रेखा पे चमकेगा तो ये लगभग कर्क रेखा के पास जेट स्ट्रीम अपने स्थान बना लेंगे। और जब दोस्तों ये मकर रेखा पे सूर्य चमकेगा यहाँ पर, तो दोस्तों जो जेट स्ट्रीम है उस समय भूमध्य रेखा के पास होंगे। भूमध्य रेखा के पास सबसे करीब कब होंगे? जब सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा होगा। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाएगा वैसे वैसे जेट स्ट्रीम ध्रुवों की ओर खिसकता जाएगा। ये दो भाग होते हैं, दो भागों में विभक्त किया गया। पहला उपोषण जेट स्ट्रीम, दूसरा है मध्य अक्षांशीय ध्रुवीय वृत्ताकृति जेट स्ट्रीम। पहला उपोषण जेट स्ट्रीम, इसकी स्थिति शोक सीमा के पास दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य होती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। जो जेट स्ट्रीम है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर, जो दक्षिणी गोलार्ध उसमें बाईं ओर, इस प्रकार ये मतलब भूमध्य रेखा की तरफ विक्षेपित होते हैं। मतलब जो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध उसमें दाईं ओर और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें बाईं ओर विक्षेपित होते हैं। कौन से दोस्तों? जो उपोषण जेट स्ट्रीम है उनकी बात हो रही है, ये वर्ष भर बहने वाले होते हैं। दूसरे हैं मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वृत्ताकृति जेट स्ट्रीम, ये 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य होते हैं। इनकी उत्पत्ति तापांतरण के कारण होती है, मतलब ये स्थायी नहीं होती है। जो मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वृत्ताकृति जेट स्ट्रीम है, ये तापांतरण के कारण इनका उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है और ये 40 से 60 डिग्री के मध्य स्थित रहते हैं तथा ये अल्प समय के लिए रहते हैं, मतलब स्थायी नहीं होते हैं। उपोषण जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होते हैं। अब है अल्नीनो और लानिनो परिकल्पना। कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने विज्ञान शास्त्रियों ने भारतीय मानसून की प्रक्रिया में दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट महासागरीय तापमान की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण निर्धारक कारक माना है। दोस्तों जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने माना कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पेरू से वहां पे होने वाली तापीय परिवर्तन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्रिसमस के आसपास दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट महासागरीय जल के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये परिस्थितियां तापमान के सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक या कम होने से बनती है। मतलब जो सामान्य टेम्परेचर है यदि उससे अधिक या कम हो अगर टेम्परेचर होता है तो ये स्थितियां उत्पन्न होती है। सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, इसे पेरू तट बोलते हैं और यहाँ स्थित है पर्थ। ये पूरा भारत प्रायद्वीप है। जब दोस्तों यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, जब टेम्परेचर यहाँ अधिक होता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ निम्न वायुदाब बनता है। जब निम्न वायुदाब बनता है तो जो पवने हैं ये इसको भारत की ओर या भारतीय प्रायद्वीप की ओर नहीं धकेल पाते हैं, क्योंकि निम्न दाब वायुदाब होने के कारण ये पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या है भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। मतलब जब अल प्रभाव होता है तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है, क्योंकि पेरू तट पे निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण जो ये पवने हैं उनको आगे नहीं धकेल पाता है। सामान्य से कम तापमान हो जाने की परिस्थिति को लानिना प्रभाव कहा जाता है। जब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, जब यहाँ टेम्परेचर न्यून होता है तो यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और जब उच्च वायुदाब का निर्माण होता है तो ये पवनों को धकेलता है। जब ये पवनों को धकेलता है तो ये जो व्यापारिक पवने हैं भूमध्य रेखा के पास टकरा के अपनी कोरोलिस बल के कारण अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और अब क्या करती है भारतीय प्रायद्वीप में घनघोर वर्षा करती है। इसलिए जो ला नीना प्रभाव है ये भारतीय मानसून के लिए लाभदायी है, जबकि जो अल नीनो प्रभाव है ये भारतीय मानसून के लिए नुकसानदायक है। जब ला नीनो की घटनाएं होती है तो भारतीय मानसून के लिए अच्छी खबर होती है और जब अल नीनो की घटनाएं घटित होती है तो भारतीय मानसून के लिए बुरी खबर होती है। क्योंकि यह असामान्य परिस्थितियां क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होती है, अतः इन मौसम विज्ञानों ने इसे क्राइट शिशु बोलते हैं। जो अल नीनो और ला नीनो प्रभाव है उसे क्या बोलते हैं? क्राइट शिशु। ऐसा माना गया है कि अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत में मानसून की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत लानिना की परिस्थितियां विकसित होने पर भारतीय मानसून की सक्रियता बढ़ जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ला नीनो मतलब बाई लव, लाने से अपन को क्या होगा, फायदा। तो ये याद रख सकते हैं कि ला नीनो से अपने भारत के मानसून को फायदा होगा। तो ला नीनो अपने लिए क्या है, लाभदायक है, जबकि अल नीनो क्या है, अपने लिए नुकसानदायक है। जो भारतीय मानसून है उसके लिए अल नीनो नुकसानदायक है और ला नीनो लाभदायक है। ला से ये भी याद रख सकते हैं, ला से लाभ, लाभ का मतलब क्या है, फायदेमंद। ला नीनो कैसी है, फायदेमंद, लाभदायक। भारतीय जलवायु मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है समुद्री तल से ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है या घटता जाता है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एक ही अक्षांश पर स्थित मसूरी, अंबाला और देहरादून का तापमान अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग है। समुद्र से दूरी समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे दोस्तों ये सागरीय तट है, जैसे समुद्र के तट से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक है, क्योंकि जो सर्वाधिक तापमान होता है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा के आसपास। इसलिए जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। पर्वतों की स्थिति और दिशा, यदि पर्वतों की स्थिति पवनों के विपरीत है, यानी जैसे ऊर्ध्वाधर है, तो दोस्तों क्या होगा, सर्वाधिक वर्षा होगी। यानी लंबवत है, जो पर्वतों की स्थिति है वो वायु के यदि लंबवत है तो सर्वाधिक वर्षा होगी, और यदि वायु के समानांतर है तो दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा और वर्षा भी नहीं होगी। पवनों की दिशा पवनों की दिशा भी महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे जो समुद्र समीर होता है वो क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर चलता है, तो उन पवनों में आर्द्रता होती है और वो वर्षा करते हैं। जबकि जो स्थल समीर होता है वो स्थल से समुद्र की ओर चलता है, और स्थल से चलने के कारण उनमें आर्द्रता नहीं होती है, इसलिए वो कैसे होती है, शुष्क पवनें होती है। उच्च स्तरीय वायु संचरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे अपन ने जेट स्ट्रीम पढ़ा, आईसीटी जेट पढ़ा, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ये सभी मानसून को प्रभावित करती है। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु परिस्थिति।